हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम आर डी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और टॉपिक रहेगा हमारा डिटर्मिनेंट। तो ये आर डी शर्मा की जो सीरीज़ है, स्पेशली आप लोगों की रिक्वेस्ट पर हमने स्टार्ट करी है, ताकि वो बच्चे जो आर डी शर्मा से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कुछ ट्रिकी क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारे साथ कर सके। और जो आर डी शर्मा नहीं कर रहे हैं उनके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्हें आर डी शर्मा के क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। तो आप वीडियो के साथ साथ उनको प्रैक्टिस करते चलें और चेक करते चलें कि आपकी जो प्रिपरेशन इस चैप्टर की है वो कितनी अच्छी है या कितनी अभी और करनी आपको बाकी है। ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं कि आपको हमारे चैनल पर सारा कंटेंट मिलेगा अप्लाइड मैथमेटिक्स का, चाहे वो एम एल अग्रवाल के सॉल्यूशंस हो, चाहे एम एल भार्गव के सॉल्यूशन हो, आर डी शर्मा के सॉल्यूशंस हो, या फिर सी बी एस ई हैंडबुक के, जो भी आपकी 4 मेजर बुक्स हैं सभी के सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल हैं। बस आपको गॉड क्लासेस चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट में आप जाओगे, सारे के सारे आपको यहाँ पर सॉल्यूशन ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है। फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हो। और डिटरमिनेंट के जो क्वेश्चंस है वो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज में से लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स में से लिए, ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर सके। देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास आता है, उसमें कहता है कि इवेल्युएट द डिटरमिनेंट ऑफ दिस। ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है कि log 512, और यहाँ पर बेस में 3 है, यहाँ पर log 3 बेस में 4 है, इधर log 8 बेस में 3 है, इधर log 9 बेस में 4 है। ये वाला नंबर बस ज़्यादा बड़ा है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं, कुछ क्वेश्चन में तो गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो 512 है, 512 को अगर हम लिखें तो हम 8 की पावर 3 लिख सकते हैं, 8 की पावर 3 भी लिख सकते हो, आप 2 की पावर 9 भी लिख सकते हो। ठीक है। मैं 8 की पावर 3 यहाँ पर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसको log 512 को, 512 की जगह मैं सीधा लिख लेता हूँ, या चलो 2 की पावर 9 ही लिख लेते हैं। 2 की पावर 9 और इसके बेस में यहाँ पर 3 आ गया, और यहाँ पर है log 3 टू द बेस 4। इधर आ जाएगा log 8 को लिख लो आप 2 की पावर 3, इसके बेस में 3 आ गया, और log 9 को लिख लो 3 की पावर 2 और इसके बेस में 4 आ गया। अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी आप लगाओ कि जो ये पावर होती है, इस पावर को आप आगे लेकर आ सकते हो लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 log 2 टू द बेस 3, इसमें कुछ चेंज करना नहीं। इसको इसमें भी जो पावर 3 आगे आ जाएगी 3 log 2 टू द बेस 3, यहाँ पर आ जाएगा log, और ये 2 आगे आ जाएगा 2 log 3 टू द बेस 4। ठीक है। अब हम इसको जैसे डिटरमिनेंट में सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह आ जाएगा, देखो 9 और यहाँ पर आगे 2 है, तो 9 टू ज़ा 18, और log 2 टू द बेस 3 log 3 टू द बेस 4, माइनस का साइन। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 log 2 टू द बेस 3, इधर आ जाएगा log 3 टू द बेस 4। अब यहाँ पर दोनों का, अब देखो दोनों लाइक टर्म्स हैं। यहाँ पर log 2 टू द बेस 3 इधर भी है, इधर भी है, log 3 टू द बेस 4 इधर भी है, इधर भी है। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 18 में से 3 गए, इनको माइनस कर लेते हैं, 18 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15, और आ जाएगा आपके पास log 2 टू द बेस 3 log 3 टू द बेस 4। अब ये वाला जो पोर्शन है, इसको आपको कैसे सॉल्व कर लेना है, इसमें हम लगा देते हैं चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी लॉग की। तो लॉग की जो चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो log 2 है ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, और यहाँ पर log 3 जो है ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पर लगाते हैं तो आर्ग्यूमेंट में 3 है, तो log 3 ऊपर रहेगा, और नीचे आ जाएगा आपके पास log 4। तो log 3 से log 3 कैंसिल, तो ये बचा आपके पास 15 log 2, और नीचे बचा log 4। log 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं log 2 रेज टू पावर 2। अब ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 15 log 2 डिवाइडेड बाय 2 log 2। अब ये log 2 भी कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 15/2। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में क्या कहता है, अब ये क्वेश्चन दे रहा है कि फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू। अब इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पर इसका मतलब इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहे। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब है कि आपको इंटीजर्स में वैल्यू फाइंड करनी है, यानी जो वैल्यूज होंगी आपकी, वो जो नंबर लाइन पे नंबर आते हैं जैसे 0 1 2 3 4 पूरे पूरे नंबर, या माइनस में, ऐसी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। इसमें फ्रैक्शन वाली वैल्यूज हमारे आंसर में नहीं आनी चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। अब मैं इस कॉलम का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक ज़ीरो है।
ठीक है, आप जैसे एग्जाम में आप लिखेंगे तो इसको आप मेंशन कर दिया करें एक्सपेंड विद कॉलम 1। अगर आप रो 1 के हिसाब से चलते हो तो बेशक ना भी लिखो, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में हम रो 1 को लेके चलते हैं, वो अंडरस्टूड होता है। लेकिन अगर आप उसको चेंज करते हो फॉर्मेट को, तो आप उसको दिखा दो कि आप कैसे इसको सॉल्व कर रहे हो। तो कॉलम 1 से हमने सॉल्व किया, पहले लिया हमने एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, यहाँ से आ जाएगा 8 माइनस 1। फिर ये वाली टर्म लेते हैं माइनस साइन के साथ, लेकिन ये तो जीरो है, इसीलिए तो हमने इसको लिया है कि हमें इसको सॉल्व करना ही ना पड़े। तो इसको छोड़ दो, सीधा 3 पर आ जाओ, तो 3 प्लस में लेना है। अब इस रो को इसको छोड़ देंगे, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 28। यहाँ पर आ जाएगा 7 एक्स स्क्वायर, इधर से आ जाएगा 3x माइनस 6, 28 को भी आप इधर ही ले आओ, तो 7x स्क्वायर प्लस 3x, और ये आ जाएगा 34। अब फर्स्ट और लास्ट को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21 प्लस 2 23। 238 के आपको पेयर बनाने हैं, 238 के पेयर बनाने हैं, जिससे आपके पास 3 आ जाए माइनस करने पर। तो पहले इसके हम एलसीएम लेके कुछ पेयर बना लेते हैं। अब देखो ये 14 हो गया और ये 17 हो गया, और 17 में से 14 माइनस करोगे तो आपके पास 3 बचेगा, तो यानी 7x स्क्वायर 17x माइनस 14x माइनस 34। पहले दो में से x कॉमन आएगा खाली, तो 7x प्लस 17, यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, तो इधर बचेगा 7x प्लस 17। तो एक फैक्टर आ गया आपके पास 7x प्लस 17, और एक फैक्टर बन रहा है x माइनस 2। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे माइनस 17 अपॉन 7 आएगी, इधर से x की वैल्यू 2 आएगी, लेकिन इसने कहा कि इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू हम कैंसिल कर देंगे, x इक्वल्स टू माइनस 17 बाई 7 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, देयरफॉर x इक्वल्स टू ओनली 2। ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा इसका, x इक्वल्स टू 2। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स A इज सिंगुलर इफ मैट्रिक्स A इज गिवन इज दिस। अब आपको पता है कि जो मैट्रिक्स A सिंगुलर कब होती है, ठीक है, यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल वाला इंग्लिश वाला हम बात नहीं कर रहे, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तब जब उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होता है। तो इसने कहा कि जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है, ठीक है, मैट्रिक्स A सिंगुलर है, मतलब इसका जो डिटरमिनेंट है ये आपको 0 के बराबर एक तरह से दे दिया इसने। अब इसको सिंप्लीफाई करो, x माइनस 1 1 1 1, x माइनस 1 1 1 1, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो, देखो x माइनस 1 इंटू में करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा और फिर माइनस में 1। अब ये वाली टर्म लेंगे तो साइन चेंज करके लिखते हैं। अब इस रो को, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 1 इंटू एक्स माइनस 1, फिर माइनस का साइन, 1 इंटू 1 1 आ गया, फिर लास्ट में ये वाली टर्म, इसको और इसको छोड़ दें हम, 1 माइनस एक्स माइनस 1, और ये वैल्यू आपको 0 के बराबर दी हुई है। इसको एक्सपेंड करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1, यहाँ से आ गया माइनस 1 x माइनस 2 1, इसकी ब्रैकेट खोल देंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से आपके पास बच गया x माइनस 1, और इधर से आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसकी ब्रैकेट खोल देंगे, आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1 1 प्लस 1 2 2 माइनस एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले मैं इसको और सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो अभी उसका रीज़न भी आपको समझाता हूँ कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब बनेगा, मतलब क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, फिर हमें उसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो हम पहले यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं कि क्या यहाँ पर कुछ ऐसी टर्म बन रही है जो यहाँ से हम कॉमन निकाल सकें, तो उससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें से x कॉमन और निकाल लेते हैं, तो ये बन गया x माइनस 2, यहाँ से देखो आपके पास माइनस एक्स माइनस 2x प्लस में 2 प्लस 2 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ से माइनस 2 कॉमन निकाल दिया हमने, x माइनस 2, ठीक है, इक्वल्स 2 में 0 था, ये आपको सब में लगाते हुए चलना ही है। अब यहाँ पर देखो इस वाली टर्म के अंदर x माइनस 2 है, इस वाली टर्म में भी x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 यहाँ से कॉमन निकाल गया, यानी आपका फैक्टर यहाँ पर बन गया, इसमें आपको बनाने की ज़रूरत पड़ी नहीं।
अब यहाँ जो बचा आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इधर से आ जाएगा -2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर एक फैक्टर आ गया आपके पास x-2, और अगर आप इसके फैक्टर बनाते हैं तो ये आ जाएगा x-2 और x+1। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे x की 2 आ जाएगी, यहाँ से भी निकालोगे 2 आएगी, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये दो वैल्यू आएंगी x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -1, ये दोनों ही हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए जाता है, फर्म प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट P1 एंड P2 पासिंग थ्रू टू मशीन M1 एंड M2 बिफोर कंप्लीशन। एक फर्म है, उसके दो प्रोडक्ट हैं, एक P1 है और एक P2 है। अब उन दोनों प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके कंप्लीशन से पहले उसको दो मशीन से पास करना पड़ेगा, एक मशीन है M1 और एक मशीन है M2। अब जो मशीन M1 है वो इधर 8 यूनिट ऑफ P1 और 10 यूनिट ऑफ P2 पर आर। अब मशीन क्या करेगी, 1 घंटे के अंदर या तो P1 के 8 यूनिट निकालेगी या P2 के 10 यूनिट निकालेगी। और जो मशीन 2 है वो कह रहा है कि 12 यूनिट ऑफ ईदर प्रोडक्ट पर आर, 1 घंटे के अंदर दोनों में से चाहे P1 या P2 कोई सा भी प्रोडक्ट आप ले लो तो 12 प्रोडक्ट आप वहाँ से बना सकते हो। तो यूजिंग डिटर्मिनेंट प्रोडक्शन ऑफ P1 एंड P2 इफ टाइम अवेलेबल ऑन द टू मशीन इज 33 आवर्स एंड 25 आवर्स रिस्पेक्टिवली। अब P1 और P2 का आपको टाइम इसने दे P1 और P2 की वैल्यू आपको बतानी है अगर दोनों मशीनें आपके पास 33 आवर और 25 आवर्स के लिए अवेलेबल हों। तो हम ये मान के चल लेते हैं कि जो P1 की क्वांटिटी है वो x है और P2 की क्वांटिटी y है। ठीक है, लेट P1 क्वांटिटी ऑफ P1 भी x यूनिट और क्वांटिटी ऑफ P2 भी y यूनिट, ये टोटल क्वांटिटी है। अब उसने कहा कि 1 घंटे के अंदर P1 की वो 8 यूनिट निकाल रहा है। ठीक है, तो P1 की 8 यूनिट निकाल रहा है, टोटल यूनिट कितनी है x। तो टोटल यूनिट अगर हम x लेते हैं और 1 घंटे के अंदर 8 यूनिट निकाल रहा है तो इसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो इसका टाइम आ जाएगा। ठीक है, इसका टाइम आ जाएगी भाई x/8 के हिसाब से इसका जो टाइम लगना है P1 के लिए कितना टाइम लगना है। अब ऐसे ही यहाँ पर जो P2 है उसका कितना है आपके पास, उसकी टोटल क्वांटिटी तो y है और 1 घंटे में 10 क्वांटिटी आ रही है। ठीक है, ये पर आवर 10 क्वांटिटी हो गई। तो ये इसका P1 क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने का टाइम हो गया, ये P2 क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने का टाइम हो गया। ये किसका टाइम हुआ, मशीन M1 का। और मशीन M1 कितने घंटे के लिए अवेलेबल है, 33 आवर्स के लिए अवेलेबल है। तो ये बन गया आपके पास पहली कंडीशन। M2 क्या करती है, दोनों तरह के प्रोडक्ट वो 1 घंटे के अंदर 12 निकालती है। तो टोटल प्रोडक्ट निकालने हैं उसको x और 1 घंटे में निकालती है 12। ऐसे यहाँ पर y, यहाँ भी 12 और टोटल टाइम अवेलेबल है इसको 25। तो ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करो। तो इसके लिए पहले हम ऐसा करते हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका जो डिनोमिनेटर है इसको हटा लेते हैं। तो 8 और 10 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये आ जाएगा आपके पास 40। तो 8 5 40 यानी 5x प्लस में इधर 4y आ जाएगा, इधर 33 है तो इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 5x प्लस में 4y, 0 4 3 12 और 1 13, 1320। और यहाँ पर तो दोनों सेम ही है तो सीधा x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस वाई, तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करो अब इसको सॉल्व करने के लिए। अब मेथड कौन सा यूज़ करना है आपको, डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करना है। तो डिटर्मिनेंट मेथड का मतलब हो गया क्रैमर रूल आप यूज़ कर रहे हैं। तो डी निकालते हैं तो वहाँ से आ गया 5 4 1 1, 5 4 1 1, तो 5 माइनस 4 यानी 1 आ गया। D1 की वैल्यू हो गई, तो जो आपके पास यहाँ पर था 1320 और 300, ये आपको पहले कॉलम में रखना है, दूसरा कॉलम सेम रहता है। ये आ जाएगा 120। उसके बाद D2 निकालते हैं तो D2 में पहला कॉलम सेम, दूसरे कॉलम में ये दोनों टर्म आ जाएंगी। 1500 माइनस 1320 यानी आ जाएगा 180। ठीक है, इसके बाद आपके पास x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू होती है D1 अपॉन में D यानी 120 अपॉन 1, तो 120 आ जाएगा। और यह आ जाएगा D2 अपॉन में D 180 अपॉन में 1 यानी यह आ जाएगा आपके पास 180। तो x की वैल्यू भी निकल गई
वाई की वैल्यू भी, यानी प्रोडक्ट P1 है आपका 120 होगा, जो प्रोडक्ट P2 है वो हो जाएगा 180 यूनिट। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उसमें भी कुछ इसी तरीके का है, लेकिन वहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स है। ठीक है, ए फर्म प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट P1 एंड P2 पासिंग थ्रू टू मशीन M1 M2 बिफोर कंप्लीशन M1। अरे ये तो वही रिपीट हो गया मेरे ख्याल, ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसमें बस क्या चेंज हुआ है, इसमें जो नंबर ऑफ आवर्स है वो भी वही है, तो क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है। अच्छा, ये भी 4 था, ये भी 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए फर्म प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट P1 P2 P3 प्रोसेस्ड ऑन द 3 मशीन M1 M2 M3। मशीन M1 कैन प्रोसेस 25 यूनिट ऑफ द P1, 50 यूनिट ऑफ P2, 75 यूनिट ऑफ P3। तो उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स है। तो जब इक्वेशन आप बनाओगे तो वही मान लेते हैं कि जो P1 है वो आपके पास X क्वांटिटी है, P2 यही निकालना है ना, यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड हाउ मेनी यूनिट ऑफ 3 प्रोडक्ट। तो वही P1 P2 P3 निकालना है। तो P1 आपने X मान लिया, P2 आपने Y मान लिया, P3 आपने Z मान लिया। तो अब यहाँ पर जो पहली जो मशीन है, मशीन M1 कैन प्रोसेस 25 यूनिट ऑफ P1, तो ये बनेगा ऐसे X/25 प्लस Y/50 यूनिट ऑफ P2 प्लस Z/75 इक्वल्स टू, अब कितने घंटे के लिए मशीन अवेलेबल है, M1 M2 M3 आर 12 12 एंड 13। ठीक है, इतने आवर्स के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ये 12। अब इसका एलसीएम साथ साथ ही लेके सॉल्व करते रहते हैं। तो इसका एलसीएम आपने ले लिया, आ जाएगा 150, तो 25 6 150 यानी 6x, प्लस में 3 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना। तो 6x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 12 और 15 होते हैं 180, और एक 0 ही आ गए। ये हमारे पास आ गई पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। तो सेम काम उसमें M2 जो है वो क्या प्रोसेस करती है, 50 यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट पर आवर। ठीक है, वो सारे के सारे प्रोडक्ट ही 50 बनाती है एक घंटे के अंदर। तो यहाँ पर सभी में 50 आ जाना है, X/50 Y/50 Z/50 इक्वल्स टू कितने घंटे के लिए, 12 आवर्स के लिए अवेलेबल है। तो सीधा यहाँ पर आ जाएगा X प्लस वाई प्लस Z इक्वल्स टू 12 पंजे 60 यानी 600। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। थर्ड जो मशीन है वो क्या करती है, 50 25 और 100। तो 50 25 एंड 100 और कितने घंटे के लिए अवेलेबल है, 13 आवर्स के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 100 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2x, इधर 4y Z 13, तो ये आ गया 2x प्लस 4y प्लस में Z इक्वल्स टू 1300। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें अगर मेथड का नाम लिखा हुआ है तो आपको उसी से फॉलो करना है, यूजिंग डिटर्मिनेंट, मतलब क्रैमर रूल। नाम नहीं लिखा तो फिर आपकी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। अब इसके लिए आपको पहले D निकालना है। D बनेगा इसका, यहाँ से लेंगे 6 3 2 6 3 2, इधर से 1 1 1, तीसरी इक्वेशन से 2 4 1। डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। 6 इधर से इसको छोड़ेंगे, 1 माइनस 4 माइनस 3 हो गया, फिर यहाँ माइनस 3, इसको और इसको छोड़ेंगे, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, अब इसको और इसको छोड़ेंगे, 4 माइनस 2 यानी 2। तो कितना हो गया देखो, -18 और +3, -18 प्लस 3 यानी -15, -15 प्लस 4 यानी -11। तो जो डिटरमिनेंट है आपका ये आ रहा है -11। अब उसके बाद जो दूसरी डिटरमिनेंट है D1, उसको निकालते हैं। तो D1 में आपको क्या करना है, जो राइट हैंड साइड में आया था उसको पहले कॉलम में लेना है, 1800 600 और 1300। बाकी आपके पास ये ऐसे रहेगा। तो यहाँ 1800 -3 आ जाएगा, अब इसको और इसको छोड़ेंगे तो 600 माइनस 1300 यानी -700।
इधर से करेंगे 2400 माइनस 1300, तो 24 माइनस 13 आ जाएगा 1100। इसको सॉल्व करो तो आएगा -54 प्लस 21 प्लस 22। तो 22 और 21 ये आ जाएगा 43। 54 में से 43 माइनस करोगे तो -11। फिर निकालो आप D2। अब D2 में पहला कॉलम सेम रखना है, दूसरे कॉलम में ये आ जाएंगे। सिक्स, इसको और इसको छोड़ेंगे, 6 माइनस 13 यानी -7। फिर उसके बाद -1800, इसको और इसको छोड़ेंगे तो 1 माइनस 2 वही -1 आ जाएगा, +2। जैसे करेंगे 13 माइनस 12 तो यहाँ आ जाएगा 100। तो ये हो गया -42 प्लस 18 प्लस 2। तो 18 और 2 20 हो गया, और ये -42 यानी -22। उसके बाद आ जाओ D3 पर। तो पहला कॉलम सेम, दूसरा कॉलम सेम, तीसरे कॉलम में ये आ जाएगा। -13 माइनस 24 तो -11, और -3, इसको और इसको छोड़ेंगे तो 13 माइनस 12 100 हो गया। फिर लास्ट में 1800 प्लस में 2 तो आ जाएगा -66 -3 प्लस ये कितना था 18 टू द 36। 66 में से 36 माइनस करोगे तो आपके पास 30 बन गया। 30 में 3 ऐड कर दोगे यानी -33। अब जो x की वैल्यू होती है आपके पास ये आएगी D1/D। तो D1 आया आपका -1100 डिवाइडेड बाय -11 मतलब 100 हो गया। y निकालोगे तो D2/D होगा, -2200 डिवाइडेड बाय -11 तो 200 हो गया। और z आ गया आपके पास -3300 डिवाइडेड बाय -11 यानी 300। तो 100 200 300। अब इस पर आपको चेक करना है तो इक्वेशन के अंदर डाल के चेक कर सकते हो। जैसे ये वाली इक्वेशन में अगर मैं डाल लूँ x प्लस वाई प्लस जेड तो तीनों का सम मिलाकर 600 आ रहा है, तो ऐसे आपका आंसर चेक भी हो सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कंपनी अर्न्स बिफोर टैक्स प्रॉफिट ऑफ ₹1,00,000। एक कंपनी ने बिफोर टैक्स जो इतना प्रॉफिट अर्न किया, इट इज़ कमिटेड टू मेकिंग ए डोनेशन टू द रेड क्रॉस 10% ऑफ इट्स आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। ये कह रहा है कि जो टैक्स प्रॉफिट है उसके बाद जो जितना उसके बाद प्रॉफिट बचता है उसका 10% वो रेड क्रॉस को देगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट लीव्स कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ 50% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग चैरिटेबल डोनेशन एंड एनी लोकल टैक्स। तो चैरिटेबल डोनेशन मतलब रेड क्रॉस वाली हो गई, लोकल टैक्स हो जो भी लोकल टैक्स लग रहे हैं उनको काटने के बाद जो बचता है उसका 50% जो होगी वो गवर्नमेंट लेगी। द कंपनी मस्ट आल्सो पे लोकल टैक्स ऑफ 10% ऑफ इट्स प्रॉफिट लेस द डिडक्शन ऑफ द रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस में जितना डोनेशन देंगे उसको काटने के बाद जो बचेगा उसका 10% जो होगा वो लोकल टैक्स बनेगा। तो कंप्यूट हाउ मच द कंपनी पे इन द कॉर्पोरेट टैक्स, लोकल टैक्स एंड इज डोनेशन टू द रेड क्रॉस यूजिंग क्रैमर रूल। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया उसने क्रैमर रूल बोल दे या डिटरमिनेंट मेथड बोल दे, दोनों बातें एक ही हैं। तो अब यहाँ पर जो सबसे पहली जो डोनेशन है तो ये डोनेशन जा रही है रेड क्रॉस को, तो रेड क्रॉस की डोनेशन हम मान लेते हैं x। ठीक है, जो रेड क्रॉस है इसकी डोनेशन मान लेते हैं हम x। तो x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये कितना कह रहा है कि भाई 10% जाएगा। 10% किसका? जो उसका टोटल प्रॉफिट है उस टोटल प्रॉफिट में से जो टैक्स वैक्स देने के बाद जो बचेगा, अब वो दूसरा टैक्स जो देगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा मतलब कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, और एक लोकल टैक्स देगा मतलब वाई और जेड उसको मान लेंगे हम। तो इन दोनों को देने के बाद जो बचेगा उसका 10% जो जाएगा वो चला जाएगा रेड क्रॉस में। तो यहाँ से 10% का मतलब हो जाएगा 10/100। ठीक है, इसको परसेंटेज को मैं हटा के सीधा 10/100 ही कर दूँ, थोड़ा स्पेस इतना नहीं है ज़्यादा। तो यह आ जाएगा 10x
और ये जो माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड है ये इधर आ जाएंगे, तो ये बन जाएगी आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है, 10x प्लस में y प्लस में z। अब जो दूसरी वाली आपके पास टैक्स होगा वो होगा कॉर्पोरेट टैक्स। वो कितना होगा, 50% होगा, उसको मान लेते हैं y। तो ये 50% मतलब 50/100 आफ्टर आफ्टर डिडक्टिंग चैरिटेबल डोनेशन एंड एनी लोकल टैक्स। अब चैरिटेबल डोनेशन वो दे रहा है कितनी, x, आफ्टर डिडक्शन मतलब 1 लाख में से इस x को हटा दो और उसके अलावा जो लोकल टैक्स दे रहा है उसको हटा दो। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2y इक्वल्स टू 1 लाख माइनस एक्स माइनस जेड, तो ये इधर आ जाएंगे, तो x प्लस 2y प्लस में z इक्वल्स टू 1 लाख। ये आ गया आपके पास दूसरी इक्वेशन। अब आ जाओ थर्ड पर। थर्ड में जो लोकल टैक्स है वो कितना जाएगा, 10% ऑफ इट्स प्रॉफिट लेस द डिडक्शन ऑफ द रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का डिडक्शन करने के बाद जो बचेगा उसका 10%। तो ये हो गया आपका z। 10% 1 लाख में से रेड क्रॉस का कितना डोनेशन था, x था, उसको डिडक्ट करने के बाद ये आ जाएगा 10z इक्वल्स टू 1 लाख माइनस एक्स, तो यानी x। अब y यहाँ पर नहीं है तो 0y लिख लो या ना भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया आपके पास थर्ड। तो ये 3 इक्वेशन बन गई। अब पहले इनका d निकालो। तो यहाँ से इक्वेशन लेते हैं 10 1 1 10 1 1। दूसरे में लेते हैं यहाँ से 1 2 1 1 2 1। इधर से आएगा 1 0 10। इसको सॉल्व करते हैं, 10 के हिसाब से चलते हैं तो आ जाएगा 20 माइनस 0, तो 20 हो गया। फिर इसको छोड़ेंगे तो 10 माइनस 1 9 हो गया। इसको छोड़ेंगे 0 माइनस 2, तो माइनस 2 हो गया। तो ये 200 माइनस 9 माइनस 2, 200 में से 11 माइनस कर दोगे आ जाएगा 189। तो ये तो आ गया इसका D। अब निकालते हैं D1। तो D1 में यहाँ पर आ जाएगा आपके पास राइट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पर तो यहाँ भी 10 लाख है, ये भी 1 लाख है, ये भी 1 लाख है, ये भी 1 लाख है। तो यहाँ पर तो आ जाएगा आपके पास 1 लाख। तो आप ये कर सकते हो, ये जो 1 लाख है ना इसको आप बाहर ही निकाल दो, कॉमन निकाल दो। डिटरमिनेंट में से किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से हम बाहर निकाल सकते हैं। तो अब जो बचेगा आपके पास 1 1 1 1 2 1 1 0 10। अब इसको सॉल्व करना आपको थोड़ा आसान हो जाएगा, और जो भी आंसर आएगा उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू में 20 माइनस 1 और 20 माइनस 0 20 हो गया। फिर माइनस 1, इसको और इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 10 माइनस 1 9 प्लस 1, इसको करते हैं तो 0 माइनस 2। तो 20 हो गया। 20 में से 11 आप माइनस करोगे तो 9 बचेगा, 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 9 लाख। ठीक है, ये आ गई आपके पास D1 की वैल्यू 9 लाख। उसके बाद जो D2 है अब वो निकालोगे आप। तो D2 में भी हम ऐसे ही काम करेंगे, जो 10 लाख, ये जो 1 लाख है ये सेकंड वाले कॉलम में आ जाएगा। तो इसको मैं बाहर कॉमन निकाल के लिख देता हूँ ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पहला कॉलम ऐसे रहेगा 10 1 1। दूसरे कॉलम की जगह पर ये बचेगा और इसमें से ये कॉमन निकाल दिया मैंने, मतलब इसका मतलब 1 1 1 आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो। 10 इंटू 10 माइनस 1 9, फिर माइनस 1, इसको छोड़ेंगे 1 माइनस 10 माइनस, इसको छोड़ेंगे 10 माइनस 1 9, फिर उसके बाद प्लस 1, इसको करेंगे तो 1 माइनस 1 0। तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा 90 माइनस 9 81 हो गया, तो 81 लाख। फिर निकालो आप D3, उसमें भी ऐसे ही करते हैं, 1 लाख कॉमन निकाल के। पहली वाली रो ऐसी, पहला कॉलम ऐसे रहेगा, दूसरे कॉलम में आ जाएगा 1 2 0, तीसरे कॉलम में 1 1 1।
10, 2 माइनस 0, फिर -1, 1 माइनस 1 0, फिर +1, 0 माइनस 2, तो यहाँ से 20 माइनस 2, 20 माइनस 2 18, तो ये हो जाएगा 18 लाख। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जो डोनेशन जा रही है उसमें, रेड क्रॉस में, 9 लाख डिवाइडेड बाय 189। फिर कॉर्पोरेट टैक्स कितना बनेगा, 81 लाख डिवाइडेड बाय 189। Z 18 लाख डिवाइडेड बाय 189। तो यही आपके तीनों आंसर आ रहे हैं। ठीक है, इसको काटना चाहो आप काट, ये कट सकता है, 9 से कट जाएगा, 9 2 18, 9 1 9, तो आप काट के ही लिखो। बुक में वैसे इतना ही छोड़ रखा है, ठीक है, जो बुक में इतना ही छोड़ रखा है, लेकिन आप लिखोगे तो ये ऊपर 1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर इसको काटोगे, ये तो 21 पे कटेगा, और यहाँ आ जाएगा 9 9 81, ये 9 लाख हो जाएगा, और ये 2 लाख हो जाएगा। तो ये इसके आंसर आ जाएंगे। और इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो एक्सरसाइज, ये जो वीडियो है, इसको हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। इसका डिटरमिनेंट का एक और पार्ट करेंगे जिसमें इसके एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट के जो क्वेश्चंस है वो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।